दोस्तों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी आबादी आज करीब 750 करोड़ है और इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस दुनिया में इतने सारे लोग आए कहाँ से? आखिर इस दुनिया में जीवन का जरिया क्या है और इस दुनिया के अनेकों जीवों का निर्माण कैसे हुआ? इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश कई हजार वर्षों से की जा रही है। ग्रीक एम्पायर में एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे न जाने कितने बड़े बड़े फिलोसोफर हुए। एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ही सोक्रेटिस के शिष्य थे। सोक्रेटिस का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का था एरिस्टोटल तथा एरिस्टोटल का शिष्य था द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर का नाम से भी जानते हैं। प्राणियों के विषय में एरिस्टोटल ने लिखा है कि जिस समय धरती का निर्माण हुआ था उस वक्त निर्जीव चीज़ों के द्वारा सजीव चीज़ों का निर्माण हुआ था। दरअसल ये थ्योरी इस समय तो बकवास लगती है, लेकिन उस ज़माने में साइंस इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एरिस्टोटल के इस अतरंगी जवाब को कई सदियों तक सच माना गया। 17वीं शताब्दी में एक डच वैज्ञानिक ने तो एरिस्टोटल की थ्योरी को सही साबित करने का प्रयास किया था। उसने अपने एक कपड़े को पसीने से भिगो दिया और उसे 15 से 20 दिनों के लिए एक बंद जगह पर रख दिया। लगभग 20 दिन बाद जब उन्होंने उस कपड़े को देखा तो उसमें कीड़े लग चुके थे और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ों का निर्माण हो सकता है। हालांकि आगे चलकर माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से हमें पता चला कि मनुष्य के शरीर पर और ना ही केवल मनुष्य बल्कि हर प्रकार के जीव और निर्जीव वस्तु पर भी हर पल करोड़ों वायरस और बैक्टीरियाज उपस्थित रहते हैं। अब ऐसे में उस डच वैज्ञानिक के कपड़े में ना जाने कितने करोड़ों बैक्टीरिया और वायरसेस उस समय मौजूद मंडरा रहे होंगे। परंतु फिर वही सवाल हमारे पास आकर रह जाता है कि आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इस सवाल के ही जवाब जानने से पहले हमें ठीक ढंग से यह समझना होगा कि आखिरकार जीवन क्या होता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो किसी भी प्राणी का अस्तित्व हमारे लिए बिल्कुल भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के कारण इस दुनिया में चारों तरफ जीवन मौजूद है, जिसमें डीएनए और आरएनए मौजूद हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए की भूमिका मुख्य होती है। इसकी वजह से पहले वाले जीव की तरह एक और जीव का निर्माण होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स किसी भी जीव के रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर दो बातें हैं जो हमारी इस पहेली को और भी कठिनाई में डाल देती हैं। पहली ये कि डीएनए और आरएनए हमेशा से हमारी धरती पर मौजूद नहीं थे, और जब ये इस धरती पर मौजूद ही नहीं थे तो इस धरती पर पहला क्रिएचर, पहला प्राणी बना कैसे? क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स यानी कि आरएनए और डीएनए के बिना किसी भी क्रिएचर का बन पाना नामुमकिन है। डीएनए तथा आरएनए हर कोशिका में मौजूद होते हैं, जो जीवन की हर एक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं और उन सभी प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो हमारे किसी भी तरह के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ऐसे में पृथ्वी के पहले क्रिएचर का पता तभी लगाया जा सकता है जब ये पता चले कि पहले डीएनए और आरएनए का सोर्स क्या था। अभी से अरबों खरबों साल पहले धरती पर इतने ही एलिमेंट मौजूद थे जितने कि इस समय में हैं। वे सभी 92 एलिमेंट्स। ऐसा माना जाता है कि इन 92 एलिमेंट्स या इनके कंपोजिशन में से धरती पर प्राणियों का निर्माण हुआ है। अब जीवन की उत्पत्ति का पता तो इतने साल पीछे जाकर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ होगा। इस परिस्थिति को रिक्रिएट करने का प्रयास किया जा सकता है और इसी कोशिश में हरोड तथा स्टैन मिलोर नाम के दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करनी शुरू की। उन दोनों ने पानी के मिक्सचर में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन और कुछ अन्य एलिमेंट्स को मिलाकर एक सैंपल बनाया जो उनके अनुसार उस समय की धरती के साथ मेल खाता था, और उसके बाद
उन्होंने इस सैंपल में उस तरह की बिजली दी जैसे उस वक्त आसमान से बिजली गिरा करती थी। और अंत में उनके इस प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष आया, जिससे देखकर दोनों साइंटिस्ट चौंक गए। इस एक्सपेरिमेंट में इनऑर्गेनिक मैटर के जरिए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण हुआ था। उरे तथा मिलर ने अपनी केस स्टडी में यह बताया कि पहले के समय इस तरह बिजली चमकने के कारण नए एलिमेंट्स का निर्माण हुआ होगा। उनके इस प्रयोग से यह तो प्रूफ हो गया कि निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ों को बनाया जा सकता है, लेकिन इससे जीवन के अस्तित्व की पहली आधी ही सॉल्व होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम मान भी लें कि डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ था, तो भी सिर्फ उनके निर्माण से ही लाइफ तो नहीं बन सकती है ना। उसके लिए प्रोटीन या आमतौर पर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती ही है। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ यह है कि आरएनए तथा डीएनए के बिना प्रोटीन सेल्स का निर्माण नहीं हो सकता और प्रोटीन सेल्स के बिना आरएनए और डीएनए का भी निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि आरएनए ही होता है जो डीएनए की मेमोरी से यह पता करता है कि प्रोटीन की निर्माण कैसे होता है। पर इन दोनों को जिंदा रखने के लिए प्रोटीन सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, प्रोटीन के बिना आरएनए और डीएनए तथा आरएनए और डीएनए के बिना प्रोटीन का अस्तित्व ही नामुमकिन है। तो अब तो फिर वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, पहले आरएनए था या पहले डीएनए था या फिर प्रोटीन सेल्स था। दोस्तों, यह प्रयोग यहाँ जाकर अटक गया कि वैज्ञानिकों ने इसके बाद और भी गंभीरता से रिसर्च की। तब जाकर कहीं हमें पता चला कि कुछ केस में आरएनए अकेला ही इतना कैपेबल है कि उसे डीएनए की दिशा निर्देश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि उस मेमोरी सेल्स को खंगालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो यह एक अपवाद या एक्सेप्शन है, जैसे कि करोड़ों गैलेक्सी, खरबों तारे और अनगिनत ग्रहों वाले इस यूनिवर्स का होना भी एक अपवाद है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट को फिलोसफी से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए चलिए कुछ साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती समय में कुछ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन और कुछ क्षार भी मिले हैं। इनमें से कुछ के पार्टिकल आगे चलकर अलग हो गए और लेकिन कुछ के जुड़े ही रहे। जो साथ जुड़े रह गए वो बढ़ते चले गए और जो धीरे धीरे स्ट्रेंथ के तौर पे विकसित हुए, ये मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनने वाला सबसे पहला स्ट्रक्चर था। इस तरह के स्ट्रेंथ बनते गए और उनकी संख्या असंख्य होती गई, लेकिन अब भी किसी सजीव चीज़ आरएनए में परिवर्तित नहीं हुए थे। ये स्ट्रेन उस समय पानी में ही डूबे हुए थे। इन्हें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत थी, जिसे केवल तभी बनाया जा सकता था जिसके आसपास कोई भी दबाव ना हो, और उस समय पानी में करीब हर तरह से केमिकल्स मौजूद थे। स्ट्रेंथ को बढ़ने के लिए इन्हीं केमिकल से बचना था, क्योंकि एक भी गलत केमिकल रिएक्शन अब तक की सारी मेहनत में पानी फेर सकता था। आरएनए को बढ़ने के लिए एक बंद बॉक्स की ज़रूरत थी और वो बॉक्स उन्हें मिल गया एक सेल के रूप में। बिल्कुल वही कोशिकाएं जो इस वक्त हमारे शरीर में मौजूद हैं। तब ये कोशिकाएं फैटी एसिड से बनी थी। दोस्तों, फैटी एसिड के बारे में आपको तो पता ही होगा कि ये पानी में घुलता नहीं है, जिसका आसान सा एग्जाम्पल है हमारे घरों में होने वाला ऑयल, जो कि पानी में डालने पे ऊपर तैरने लगता है। तब उन्हें एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिला जो कि आगे बढ़ने और लाइफ बनाने के लिए ज़रूरी था। अभी भी जीवन के अस्तित्व को आने में बहुत टाइम लगने वाला था। फिर धीरे धीरे इसके अंदर जीवन का निर्माण हुआ और दोस्तों, यहीं से पृथ्वी पर पहला जीव या क्रिएचर का अस्तित्व में आया, जो कि एक कोशिक के जीव थे। और दोस्तों, धरती पे यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो
प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।